हेलो फ्रेंड्स, हमने आधुनिक भारत की सीरीज़ शुरू की हुई है और आधुनिक भारत की सीरीज़ में हम नवीन राज्यों का उत्थान में कल अवध देख चुके थे और अवध में हमने लास्ट पढ़ा था वाजिद अली शाह, जो 1847 से 1856 तक रहे। और हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में 1856 में मिला लिया था और वाजिद अली शाह को नजरबंद करके कलकत्ता में रखा गया था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बंगाल, क्योंकि एक तरीके से बंगाल ही सबसे समृद्ध और उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता था। तो आइए शुरू करते हैं बंगाल। बंगाल भारत के प्रांतों में बंगाल अत्यंत उपजाऊ और सबसे समृद्ध था। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में शाह शुजा की अनुमति से बनाई थी। उसी वर्ष एक राजवंश की स्त्री की डॉक्टर पेटोन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस शासक ने अंग्रेजों को 3000 रुपये के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। तो ध्यान रखना, शाह शुजा ने। ठीक है, फिर 1698 में इसी में सूबेदार अजीम उस शाह ने कंपनी को सूतीनाती, कालिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। 1698 में किसने? अजीम उस शाह ने। सूतीनाती, कालिकाता, गोविंदपुर। फिर उसके बाद 1717 में ही मुगल सम्राट फरूख सिंह ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर दी थी। तो तीन चीज पड़ी क्या? पहले से तो 1651 में शाह शुजा ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। फिर उसके बाद 1698 में सूबेदार अजीम उस शाह ने कंपनी को सूतीनाती, कालिकत और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। और 1717 में मुगल सम्राट फरूख सिंह ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर दी थी। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया और 1717 ईस्वी में ही इसे बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। अब देखते हैं मुर्शीद कुली खां। 1717 से 1727 औरंगजेब के पोते अजीम उस शाह से मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। मुगल सम्राट फरूख सिंह ने इसे 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1719 ईस्वी में इसे उड़ीसा भी दे दिया गया। इसके समय में जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा विद्रोह सुजात खां के नेतृत्व में तथा तीसरा विद्रोह नजात खां के नेतृत्व में हुआ था। मुर्शीद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। उसने किसानों को तकावी ऋण दिए, परंतु मालगुजारी की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए। फलस्वरूप मालगुजारी अदायगी से नियमितता आई। 1721 में असल जमा-तुमार 1,31,09,194 रुपये हो गया। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट है फिर सुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन आया? सुजाउद्दीन। कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 मुर्शीद कुली खां का दामाद था। 1733 में बिहार का कार्यभार भी इसी के अधीन हो गया था। इसने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। फिर उसके बाद सरफराज 1739 से 1739 सरफराज 1739 में सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसके समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां पराजित हुआ, मार डाला गया। इसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां आप देखते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बना लिया था। गद्दी हाथे आने के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, लेकिन उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। किसने? अलीवर्दी खां ने। यह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था।
मराठों ने इसे बहुत परेशान किया। अंततः मराठा सरदार रघु जी ने 1751 ईस्वी में इसने संधि कर ली। इस संधि के द्वारा इसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए देना वार्षिक देने की बात स्वीकार कर ली। इसके अंग्रेजों से अच्छे संबंध थे, परंतु इसने अंग्रेजों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। इसके 3 पुत्रियां, यहां से इसको अब समझ के चलना, इसके 3 पुत्रियां थीं, जिनमें एक ढाका, दूसरी पूर्णिया और तीसरी पटना के शासक को ब्याही गई थी। एक ढाका, एक पूर्णिया और एक पटना के। इसके जीवन काल में ही इसके तीनों दामाद खत्म हो गए। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, नवाब बना। यानी कि अलीवर्दी खां की सबसे छोटी लड़की का बेटा था सिराजुद्दौला, ठीक है। यानी कि अलीवर्दी खां का क्या लगेगा, यानी सिराजुद्दौला का अलीवर्दी खां नाना हुआ। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र यानी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटा बेगम तथा अंग्रेज प्रमुख थे, ठीक है। अब यहाँ से देखना, सिराजुद्दौला जब अलीवर्दी खां की पुत्री की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, लेकिन उसके सामने अब क्या क्या समस्याएं गद्दी पर बैठने के, उसके सामने 3 अब उसके प्रमुख शत्रु थे। इनमें से पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, यानी कि उसकी मौसी का बेटा शौकत जंग, और उसकी मौसी घसीटी बेगम और अंग्रेज 3 हो गए। इनमें नवाब के सबसे प्रबल शत्रु कौन थे? अंग्रेज थे, क्योंकि शौकत जंग को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। घसीटी बेगम को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया हुआ था, किन्होंने? अंग्रेजों ने, और बंगाल के भगोड़ों को भी शरण दिया था। घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की विधवा थी, जो अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी। यानी कि जो घसीटी बेगम थी वो ढाका के नवाब से उसकी शादी हुई थी, और वो अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी। फिर है शौकत जंग, अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था। शौकत जंग अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री का बेटा था। इसके पिता कहाँ के थे? पूर्णिया का गवर्नर था। इसके पिता कहाँ के थे? पूर्णिया का। एक हमने ढाका का पढ़ा था, एक हमने पूर्णिया का पढ़ा था। सिराजुद्दौला कहाँ का हुआ? फिर पटना का। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पूर्णिया का नवाब बना। शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार डाला। यानी कि सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को तो मनिहारी के युद्ध में मार दिया था। घसीटी बेगम का समर्थन उसका अपना दीवान राजवल्लभ कर रहा था। घसीटी बेगम कहाँ की थी? ढाका की। पूर्णिया का ये था शौकत जंग, और पटना का ये सिराजुद्दौला। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कोलकाता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। नवाब ने राजवल्लभ के पुत्र कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों को लौटाने को कहा, जिसे कलकत्ता काउंसिल ने शरण दे रखी थी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनिस व अन्य अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ले लिया। अब ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। यह एक अंग्रेज अधिकारी
जेड हॉलवेल द्वारा संभवतः मनगढ़ंत व ख्याति प्राप्त करने तथा अंग्रेजों को प्रति हिंसात्मक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई कहानी है। इसमें हॉलवेल ने बताया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजों को बंदी बना के 18 फुट लंबी तथा 14 फुट और 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना झूठी लगती है क्योंकि इतनी छोटी कोठरी में इतने व्यक्तियों को बंद करना संभवतः नहीं है। दूसरे समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्तखैरिन में इसका कोई जिक्र भी नहीं किया, यानी कि एक मनगढ़ंत कहानी जैसा प्रतीत होती है। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि है। कलकत्ता मतलब 1757 में जो प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर वहां से क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मनिकचंद को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 में नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 में। अलीनगर सिराजुद्दौला कलकत्ता को दिया गया एक नया नाम था, यानी कि कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने क्या नाम दिया था? अलीनगर। अब अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। यह संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेष अधिकार पूर्णतः स्थापित हो गए। कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा देने की बात कही गई, जिसका निर्धारण स्वयं नवाब को करना था। इसी संधि के तहत कंपनी को अपने स्थलों से को दुर्गीकृत करने एवं सिक्का डालने की अनुमति प्रदान की गई। इसी बीच 13 मार्च 1757 को क्लाइव वाटसन ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिए। क्लाइव वाटसन ने फ्रांसीसियों से क्या? चंद्रनगर छीन लिया। क्लाइव ने दावा किया कि चंद्रनगर की क्षति फ्रांसीसियों के लिए इतनी भयंकर सिद्ध हुई कि जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। नवाब ने इसे अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। नवाब कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है। अब नवाब के विरुद्ध क्या षड्यंत्र था? नवाब के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट थे। क्लाइव ने इसका लाभ उठाकर एक षड्यंत्र रचा जिसमें नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, सेना का एक अन्य अधिकारी यार लतीफ और दीवान राय दुर्लभ, तीनों नाम याद रखना, एक तो मीर जाफर, एक यार लतीफ और दीवान राय दुर्लभ, और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ को शामिल कर लिया। यानी कि 4 लोग अब किसके? सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए। किनके साथ हो गए? अंग्रेजों के। एक तो मीर जाफर, एक यार लतीफ और दीवान राय दुर्लभ और जगत सेठ। ये सभी पहले से ही नवाब के विरोधी थे। क्लाइव ने एक धनी व्यापारी अमीरचंद के माध्यम से इन लोगों से संपर्क किया। षड्यंत्रकर्ता और अंग्रेजों के मध्य बातचीत हुई। मई 1757 में हुई थी। जो अमीरचंद और कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख वाटस इसमें मुख्य एजेंट थे। षड्यंत्र में योजना बनी कि क्लाइव प्लासी तक आएगा, वहां मीर जाफर नवाब को धोखा देगा और इसके बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा। यानी कि अंग्रेजों ने यह बोल दिया कि सिराजुद्दौला के स्थान पर अब किसे नवाब बनाया जाएगा? मीर जाफर को। इसके बदले में उसे नवाब बनाया जाएगा। कंपनी का दुर्गीकरण का अधिकार व 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होगी। कंपनी को दुर्गीकरण का अधिकार और 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होगी, यानी कि अपना भी थोड़ा हिस्सा रखा। अमीरचंद ने षड्यंत्र के भंडाफोड़ की बात कही, ठीक है, तथा शांत रहने के लिए 30 लाख रुपए व नवाब के खजाने के आधे भाग की मांग की। किसने? अमीरचंद ने भी 30 लाख रुपए और आधा खजाना। क्लाइव ने स्थिति को देखते हुए अमीरचंद से समझौता कर लिया। समझौते के 2 प्रारूप तैयार कराए गए, असली प्रारूप सफेद कागज पर तथा नकली लाल कागज पर। अमीरचंद के मांगों का उल्लेख केवल लाल प्रारूप पर ही था। वाटसन ने केवल सफेद प्रारूप पर हस्ताक्षर किया। लाल प्रारूप पर क्लाइव ने वाटसन के नकली हस्ताक्षर बना दिए तथा उसे अमीरचंद को दे दिए एवं कुछ दिन बाद उसकी हत्या करा दी। इस प्रकार धोखे की नींव पर भारत में अंग्रेजी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई। अंग्रेजों ने नवाब पर दोषारोपण किया कि वह फ्रांसीसियों से मित्रता बढ़ा रहा है और इस कारण क्लाइव एक सेना के साथ प्लासी पहुंच गया। यानी कि इन सभी परिस्थितियों ने प्लासी के युद्ध को जन्म दिया। ठीक है। अब क्योंकि अंग्रेज जो थे वो जबरदस्ती क्या था, सिराजुद्दौला से लड़ना चाहते थे, एक युद्ध करना चाहते थे और एक परिणाम पर पहुंचना चाहते थे। अब वो किस तरीके से संभव था? वो धोखाधड़ी के
से होकर ही उसका रास्ता जाता था। अब आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। क्लाइव की सेना में 950 यूरोपीय पैदल और 950 यूरोपीय पैदल और 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना लगभग 50,000 थी। युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, यानी कि युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दे दिया। नवाब की ओर से मीर मदान, मोहनलाल कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था। मीर मदान युद्ध में ही मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर के लड़के मीर ने मोहम्मद बेग द्वारा उसका कत्ल करवा दिया। प्लासी नदिया जिले में गंगा तट पर स्थित के युद्ध में बंगाल सेना के 500 सैनिक मारे गए तथा इतने जख्मी हुए, जबकि अंग्रेजी सेना के 23 सैनिक मरे और 49 जख्मी हुए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मीर जाफर ने पद की लालसा में राष्ट्र से गद्दारी की। युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। उसकी आय में वृद्धि हुई। इसके साथ ही दस्तकों का और भी अधिक दुरुपयोग शुरू हो गया। कहाँ से देखा था मैंने? अमीचंद के मामले से देखा था कि 2 पेपर तैयार हुए थे, एक लाल रंग का और एक सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग के पे जो हस्ताक्षर होते थे वो असली, और लाल रंग के पर जो क्लाइव ने नकली हस्ताक्षर मारकर उसे संधि की समझौते कर लिया था, किससे? अमीचंद थे। वहाँ तो धोखाधड़ी का मामला कहाँ से शुरू होता है? अमीचंद से। 24 परगने की जमींदारी और जिससे उसकी आय में वृद्धि हुई। इसके साथ ही दस्तकों का और भी अधिक दुरुपयोग शुरू हो गया। क्लाइव को 2 लाख रुपए, 34,000 रुपये भेंट मिली और 50 लाख रुपए सेना तथा नाविकों को मिला। अब प्लासी के युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए वो देखते हैं। प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में मेल्सन ने लिखा है, इतना तत्कालीन, स्थायी और प्रभावशाली परिणाम वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। इस युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल दी। सर जदुना सरकार ने लिखा है कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। प्लासी युद्ध के 20 वर्ष बाद ही देश धर्मतंत्रीय शासन के अभिशाप से मुक्त होने लगा। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, जिसे प्रथम क्रांति कहा गया। क्या कहा गया? प्रथम क्रांति। इससे न केवल कंपनी को बल्कि अधिकारियों को भी फायदा हुआ। कंपनी को 24 परगने की जमींदारी मिल गई। साथ ही 1758 से 1760 ईस्वी तक के लिए कंपनी को वर्धमान तथा नदिया के कुछ क्षेत्र मिल गए। बंगाल की विजय की और यहाँ से धन संपदा ने दक्कन में चल रहे अंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अब व्यापारियों की संस्था राज्यों को हटाने व स्थापित करने की संस्था हो गई। इस युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और वैधानिक रूप से 1757 में बंगाल के राजनीतिक स्वामी बन गए। कौन? अंग्रेज। प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप बना रहा, यानी प्रथम क्रांति के रूप में इसलिए माना जाता है कि अब अंग्रेजों को पैर रखने की एक पैर रखने का रास्ता बंगाल में मिल गया। मीर जाफर 1757 से 1760। अब सिराजुद्दौला के बाद क्या पढ़ते हैं? मीर जाफर। प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मुर्शिदाबाद के किसी हाजिर तबीयत के दरबारी ने मीर जाफर का नाम कर्नल क्लाइव का गधा रखा, यानी कि मीर जाफर को क्या कहा जाता है? क्लाइव का गधा। मीर जाफर बिहार प्रांत के शासक रामनारायण को हटाना चाहता था। यह अलीवर्दी खां के वंशजों का शुभ चिंतक था। बाद में इसे मीर जाफर के प्रति राजभक्ति की शपथ ले ली थी। मीर जाफर ने उड़ीसा के राजा राम सिंह व पुणे के राजा युगल सिंह को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्लाइव या वाटसन के मध्यस्थता से विवाद शांत हो गया। यह 2 बातें स्पष्ट होती है। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का प्रारंभ हुआ, जिसे अंग्रेजों ने प्रोत्साहित कर बांटो और राज करो की नीति का सूत्रपात किया। मीर जाफर विद्रोहियों को दबा भी नहीं सका, जिससे वह अपने आंतरिक प्रशासन में भी स्वतंत्र नहीं रह सका। 25 फरवरी 1760 को क्लाइव को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाना। 1760 की तथाकथित क्रांति। क्लाइव के जाने के बाद हालवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बन गया। उसने डचों को संरक्षण देने का दोष नवाब पर लगाया, यानी कि उसने कहा, हॉलवेल ने कहा मीर जाफर से कि तुम डचों को संरक्षण दे रहे हो। परंतु नवाब का मुख्य अपराध अंग्रेजों की लगातार बढ़ती हुई धन की मांग को पूरा न कर पाना था, क्योंकि अंग्रेज अब लगातार क्या है, उससे इतना राजस्व नहीं हो पा रहा था, जिससे भी ज्यादा अंग्रेज उससे धन की मांग कर रहे थे। कुछ समय बाद वेंसिटार्ड बंगाल का स्थायी गवर्नर बन गया, यानी कि पहले क्लाइव के बाद फिर हॉलवेल अस्थायी था, अब हॉलवेल के बाद वेंसिटार्ड क्या हो गया? स्थायी गवर्नर हो गया।
इसने नवाब बदलने का निश्चय किया और इसी के तहत 1760 में मीर कासिम से समझौता हुआ। अब इस कविंसीटाट का किससे समझौता हो गया? मीर कासिम से, जिसने उसे नवाब बनाने के बदले में वर्धमान, मिदनपुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गया। यानी कि इसने कहा कि मैं तुझे, अब मीर जाफर को हटाकर विंस्टन ने कहा कि मैं मीर कासिम से कहा कि अब तुझे अगर बंगाल का नवाब बना दूंगा तो तुझे वर्धमान, मिदनपुर और चटगांव की दीवानी जो है कंपनी को देनी होगी और सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा प्राप्त होगा। इसके अलावा विंसीटाट को 50,000 पौंड और होलवेल को 27,000 पौंड व कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पौंड देना स्वीकार किया। विंसीटाट ने मुरादबाग में बुलाकर मीर जाफर के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मीर कासिम को नायब सूबेदार नियुक्त करके निजामत के अधिकार उसको दे दे। मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और 15,000 मासिक पेंशन पर कलकत्ता में रहने लगा। ठीक है, अब आता है मीर कासिम। नेक्स्ट 1760 से 1763। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था तथा कलकत्ता से दूर होने के कारण एक क्वेश्चन आता है कि बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? तो किसने? मीर कासिम ने। अंग्रेजी हस्तक्षेप से भी यह न्यूनतम रहा। उसने बंगाल की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार भी किए। नए कर लगाए तथा पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार कर लिया, यानी 32 में से 3 भाग। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिजरी जमा भी वसूल किया। मुंगेर में तोपों तथा तोड़दार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1763 में समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। उसने सेना में के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी वाल्टर इन हार्ड की नियुक्ति की है, समरू के नाम से प्रसिद्ध है। अंग्रेज उसके इन व्यवहारों को सहन न कर सका और उससे ईर्ष्या करने लगे। मीर कासिम ने बिहार के उप सूबेदार रामनारायण, जिसे क्लाइव का संरक्षण मिला था, को कंपनी को सौंपने को कहा। विंसीटाट ने रामनारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। क्या करा? अब विंसीटाट ने रामनारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। मीर कासिम ने उसका वध कर दिया। फिर क्या होता है? पटना व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पर आक्रमण कर अधिकार कर दिया, लेकिन मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। किसने? मीर कासिम ने। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को फिर से नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस तरह बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यानी कि पहले क्या हुआ? पहले अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर जब विंसीटाट को अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या कर दिया? मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम ने भी जब अंग्रेजों की बात नहीं मानी और फिर उसको भी पद से हटाकर अब किसको नवाब घोषित कर दिया? मीर जाफर को। मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर 1763 से 1765। मीर कासिम को हटाने के बाद कंपनी ने पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसने कंपनी को केवल नमक का 2.5% लेने के अलावा कंपनी को सभी छूट प्रदान कर दी। इसी के समय बक्सर का अब युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, परंतु अंग्रेज नहीं माने। समरू की सलाह पर मीर कासिम ने सभी अंग्रेज बंदियों को हत्या करवा दी। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक किस की संयुक्त सेना हो गई? अवध के नवाब शुजाउद्दौला की, बंगाल का मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। तीनों याद रखना, अवध का तो शुजाउद्दौला, बंगाल का मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के मध्य। ठीक है, इस प्रकार तीनों के मध्य समझौते के तहत संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में सैनिक डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 की इसी के तहत हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और वहीं पर 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला को हराने के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की अनुशासित व आधुनिक फौज की विजय थी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई और 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इसके बाद तो सारा अयोग्य ही था। नजमुद्दौला 1765 से 66।
फरवरी 1765 में अल्पवयस्क नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। यह मीर जाफर का पुत्र था। इस समय अंग्रेजों ने लगभग सभी अधिकार अपने पास रखे हुए थे। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव पुनः ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि की, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में अभी बंगाल की सत्ता संभालना उचित नहीं था। इसके लिए उसने क्या किया, अच्छा ठीक है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों की कमी, सत्ता संभालने से डच, उसको क्या लगता था कि अगर बंगाल की सत्ता भी हम हाथ में लेते हैं तो उसके पीछे ये कारण है कि अभी हमें बंगाल को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के अभी हमारे पास इनके अंग्रेजों के पास कमी है। सत्ता संभालने से डच, फ्रांसीसी व पुर्तगाल एक हो सकते थे और भारतीय शक्तियों को एकजुट कर सकते थे। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा अभी भी थी, जिसके कारण भारतीय शक्तियां एक हो सकती थी। कंपनी के डायरेक्टर किसी भी प्रकार से विस्तार से के विरोध में थे। क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब से इलाहाबाद की 2 अलग अलग संधियां की थी। यानी इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त, एक हुई थी 1765 में। यह संधि मुगल सम्राट सालम सेकंड से की गई थी। इस संधि पर सालम द्वितीय ने बंगाल के नवाब निजामुद्दौला क्लाइव ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी? मुगल सम्राट सालम सेकंड ने 12 अगस्त को फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे दे दी? कंपनी को दे दी। सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। यानी कि सम्राट अवध के नवाब कौन था? शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के जिले किसे दे दिए गए? लेकर सालम सेकंड को दे दिए गए। किन्होंने? अंग्रेजों ने दिए। तीसरा था, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट किसे? सालम सेकंड को। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिल गई। तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुत्तकीरीन में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। फिर इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। कंपनी को 50 लाख रुपए तथा चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। वाराणसी और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षकता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, परंतु यह राजा अवध के अधीन ही माना जाएगा। अवध में करमुक्त व्यापार की सुविधा की कंपनी को प्राप्त हुई। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। अवध के साथ की गई शर्तों से अंग्रेज मराठों के आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित करना चाहते थे। अतः उन्होंने अवध को एक मध्यस्थ राज्य के रूप में प्रयोग किया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अब है बंगाल में देश शासन 1765 से 1772। अब देश शासन क्या था? मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका बेटा निजामुद्दौला नवाब बना। नए नवाब से एक संधि के द्वारा प्रांत की सुरक्षा फरवरी 1765 में कलकत्ता काउंसिल ने अपने हाथों में ले ली। अर्थात नवाब की सेना समाप्त हो गई और अंग्रेजी सेना ने सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया। संधि के प्रावधानों के अनुसार एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई। किसकी? एक नायब सूबेदार की, जिसे सूबेदार के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था देखनी होती थी। नायब सूबेदार की नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जानी थी। तदनुसार मोहम्मद रजा खां को नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। संधि की अन्य व्यवस्थाओं के अनुसार सेना, बाहरी संबंध तथा वित्तीय व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। किस किस पर? देखो, सेना, बाहरी संबंध और वित्तीय व्यवस्था। और किसी भी राष्ट्र को या किसी भी राज्य को संचालित करने के लिए तीनों चीजें आवश्यक होती है, सेना भी और बाहरी संबंध भी और वित्तीय व्यवस्था भी। आज के समय में अगर भारत की भी बात करें तो क्या है? सेना और हमारे फॉरेन रिलेशनशिप और हमारा जो वित्तीय व्यवस्था, ये इन तीनों चीजों से थे। अर्थात इन दोनों राशियों यानी कि 26 लाख और 53 लाख को देने के बाद समस्त भू राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे तथा आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इसी को क्या कहते हैं? देश शासन कहते हैं। ठीक है,
यानी कि अब क्या व्यवस्था कर दी गई, अब अंग्रेजों के द्वारा एक नई व्यवस्था कर दी गई जिसे आगे इन्होंने क्या नाम दिया, देश शासन का। अब वो नई व्यवस्था क्या थी, यानी कि दो चीजों में बांट दिया, एक अधिकार में, एक उत्तरदायित्व में। अधिकार तो अपने पास रख लिया, लेकिन उत्तरदायित्व किस पे छोड़ दिया, उत्तरदायित्व अभी भी नवाब पर ही छोड़ दिया। ठीक है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल को में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। क्लाइव यह समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास केवल सत्ता की छाया है, यानी कि एक स्टैम्प पेपर पे साइन करने के लायक उसको छोड़ा था, यानी किसी भी फैसले को स्वयं कर लेना और सिर्फ उस पर रजामंदी करके सिग्नेचर या हाँ करवा लेना, वो किस पे छोड़ दिया, सिर्फ नवाब पर छोड़ दिया, और सारे डिसीजन लेने का फैसला स्वयं से ही करने लगे। अब है देश शासन के दुष्परिणाम। बंगाल में देश शासन की नींव 1765 में क्लाइव ने रखी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 1722 में समाप्त कर दिया तथा इसे देश शासन के दुष्परिणाम इस तरीके से सामने आए। प्रशासनिक व्यवधान सामने आया। निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानूनी व्यवस्था ठप हो गई, क्योंकि कंपनी प्रशासन अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती थी। कृषि का ह्रास होने लगा। देश शासन के दौरान भूमि संग्रह करने का भार प्रतिवर्ष अधिक बोली लगाने वाले को दे दिया गया। परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण प्रारंभ हो गया। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल की 1/3 जनसंख्या भू और बीमारी से समाप्त हो गई। 1770 के भयंकर अकाल के दौरान कंपनी के देश शासन के दुष्परिणामों का पूरी तरह से अनुभव किया गया। अकाल के बावजूद भू राजस्व में कोई कटौती या राहत नहीं प्रदान की गई, बल्कि अगले वर्ष लगान 10% और बढ़ा दिया गया। इस अकाल के समय कार्टियार बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1769 से 72 के समय जब बंगाल में अकाल पड़ा तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो ध्यान रखना बंगाल का गवर्नर उस समय कार्टियार था। उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हो गया। 1769 इसी में कंपनी के निर्देशकों या डायरेक्टर्स ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिए कि कच्चे सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहित करें तथा रेशमी कपड़ा बुनने के को निरुत्साहित करे। अतः रेशम का धागा लपेटने वाले को कंपनी के लिए काम करने को बाध्य किया जाता था। कुछ जुलाई तो इस उत्पीड़न से बचने के लिए अपने अंगूठे तक कटवा लिए। भारतीय व्यापार का देखो कितना बुरा हाल हो चुका था उस समय में। भारतीय व्यापार का विघटन, इस तरीके से कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, जिससे भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। इस प्रकार देश शासन प्रणाली कंपनी के उत्पीड़न का अंग बन गई। अनेक भारतीय और अंग्रेज लेखकों ने देश शासन प्रणाली की कड़ी आलोचना की। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नेकर ने इस काल को डाकुओं का राज्य कहा और प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पार्सिवल स्पेयर ने बेशर्मी और लूट का काल माना। अब क्लाइव के सुधार क्या क्या थे, मतलब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पूछने के लिए। तो क्लाइव ने बंगाल की दशा सुधारने के लिए कुछ कदम भी उठाए। उसने उपहार लेने पर प्रतिबंध तथा कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों से जो हानि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अगस्त 1765 में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दी, जिसको नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एक अधिकार दे दिया। यह निकाय उत्पादकों को समस्त माल लेकर निश्चित केंद्र पर खुदरा व्यापारियों को भेज दिया। इस व्यापार का लाभ इस व्यापार के लाभ को कार्यकर्ताओं में उनके पद के अनुसार बांट दिया जाता था। क्लाइव ने 1766 में अंग्रेजों को दोहरा भत्ता बंद कर दिया। यह भत्ता अब केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल बिहार सीमा पर कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप मुंगेर और इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया तथा सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने की धमकी दी। यह विद्रोह इसके समय में श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यह हमने नवीन राज्यों का उत्थान लिख लिया। अब इससे आगे हमारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा मराठों का राज्य तक। और हाँ, इससे आगे मैं जो टीजीटी और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं या पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मराठा राज्यों के उत्थान के साथ। थैंक यू।